साथियों, आज मैं उपन्यास वान भट्ट की आत्मकथा, जिसका लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इस पर मैं बात करूंगा। वान भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसका प्रथम प्रकाशन 1946 ईस्वी में राजकमल प्रकाशन दिल्ली से हुआ है और नवीन प्रकाशन 1 दिसंबर 2010 ईस्वी को हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ है और इसका निधन 19 मई 1979 ईस्वी को हुआ है। 1957 में पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। 1973 में आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी को। इनका बचपन का नाम बैजनाथ मिश्र है या बैजनाथ द्विवेदी है। द्विवेदी जी के अन्य उपन्यास चारूचंद लेख 1963 ईस्वी है, पुनर्वाह 1973 ईस्वी, अनाम दास का पोथा। महत्वपूर्ण बिंदु है इनका, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ये वान भट्ट की आत्मकथा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक ऐतिहासिक उपन्यास है। यह आत्मकथा के रूप में लिखा गया है। यह उपन्यास जो है आत्मकथा के रूप में लिखा गया है। हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास है ये। इसमें ऐतिहासिक पात्रों के साथ साथ काल्पनिक पात्रों को भी लिया गया है। इस उपन्यास में जो है ऐतिहासिक पात्र के साथ साथ कुछ काल्पनिक पात्रों को भी लिया गया है। यह राजा हर्षवर्धन के दरबारी वान भट्ट की जीवन पर आधारित है। उपन्यास में अनेक उत्सवों, त्योहारों, नृत्य गान, जन्मोत्सव आदि का वर्णन किया गया है। इस उपन्यास में जो है जन्मोत्सव, नृत्य गान, का वर्णन किया गया है। निपुणिका एक अस्पृश्य जाति की कन्या है जिसका विवाह कांदविक वैश्य के साथ हुआ है। विवाह के 1 वर्ष बाद ही वह विधवा हो जाती है। कितने वर्ष बाद? विवाह के मात्र 1 वर्ष बाद ये निपुणिका जो है विधवा हो जाती है। यह वान भट्ट से प्रेम करती है। इसके अतिरिक्त महामाया, अघोर भैरव, सुचरिता आदि है। कथानक है इसका, वान भट्ट की आत्मकथा में 7वीं सदी के भारत की राजनीतिक स्थिति का निरूपण हुआ है। उस समय उत्तर भारत में हुनों का आक्रमण हुआ था और कोई भी बड़ी शक्ति उसका प्रतिरोध कर सकने में सक्षम नहीं थी। उस समय में जो हुन का आक्रमण हुआ था, उस हुन के प्रति जो है प्रतिरोध करने में कोई भी शक्ति सक्षम नहीं थी उस समय में। यानी सबसे शक्तिशाली हुनों का आक्रमण था उस समय में। स्थानेश्वर जो है, स्थानेश्वर का शासक हर्षवर्धन था। कौन था? स्थानेश्वर का शासक हर्षवर्धन था और वान भट्ट उन्हीं के दरबारी कवि थे। वान भट्ट जो थे स्थानेश्वर के दरबारी कवि थे। रमेश कुंतल मेघ ने भौगोलिक यात्राओं के आधार पर उपन्यास के कथानक को 5 चरणों में बांटा है। कितने चरणों में बांटा है? मात्र 5 चरणों में बांटा है। अब देख लीजिए, प्रथम चरण जो है स्थानेश्वर में वान भट्ट और निपुणिका की भेंट होती है। क्या होता है? स्थानेश्वर में वान भट्ट और निपुणिका की मुलाकात होती है। इस भेंट में या मुलाकात में निपुणिका बताती है कि छोटे राजकुल में भटनी बंदनी है तथा वह किसी तरह उसे राजकुल में जाकर भटनी को ले आता है। द्वितीय चरण में होता है क्या? कई लोगों की सलाह लेकर वान भट्ट भटनी और निपुणिका को गंगा में नौका द्वार मगध की ओर प्रस्थान करता है। किधर की ओर? गंगा में नौका द्वार मगध की ओर प्रस्थान करता है, यानी मगध की ओर बढ़ता है। चुनार के किले दुर्ग के पास जाकर नौका पर कुछ डाकुओं का आक्रमण होता है। कहाँ पे? नौका में जो है दुर्ग के पास नौका में पर कुछ डाकुओं का आक्रमण हो जाता है। तब भटनी और निपुणिका गंगा में कूद जाती है। भटनी और निपुणिका गंगा नदी में कूद जाती है। वान भट्ट दोनों को बचा लेता है। बाद में तीनों लोरिक देव नामक अभीर सामंत के घर आवास पर का वर्णन द्वितीय चरण में हुआ है। तृतीय चरण में दोनों को सामंत के यहाँ छोड़कर, किसके यहाँ? दोनों को सामंत के यहाँ छोड़कर वह हर्ष के दरबार में आता है और अपनी प्रतिभा कौशल से के भरोसे, अपने प्रतिभा और कौशल के भरोसे वह हर्ष के दरबार में राजकवि हो जाता है।
बाद में वान द्वारा भटनी को स्थानित और आमंत्रित करना, भटनी का स्वतंत्र रानी की तरह रहना आदि का वर्णन तृतीय चरण में हुआ है। इसमें जो है, इसके बाद चौथा चरण पे हम लोग चलते हैं। चौथा चरण में जो है, इसमें हमें यह दिखाई देने लगता है कि भटनी कोई मामूली महिला नहीं है, बल्कि यह आर्यवर्त की यानी भारतवर्ष की रक्षिता शक्ति है। ये महिला जो है भारतवर्ष की रक्षिता शक्ति है तथा इसी के कारण भारतवर्ष की रक्षा हो सकती है। दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इसके सिवा दूसरा क्या है, कोई विकल्प नहीं है। अब पांचवा चरण की मैं बात करता हूँ। वानभट्ट भटनी और निपुणिका का पुनः स्थानेश्वर आना तथा हर्ष के दरबार में पुनः एक बार रत्नावली नाटक का मंचन होना। इस नाटक के समापन होने पर मंच पर ही निपुणिका का प्रांत हो जाता है। इस मंच पर ही क्या होता है, निपुणिका का प्रांत हो जाता है। अतः वानभट्ट अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तुवर मिलिंद की अल्पत्र पुत्री भटनी को उसके घर छोड़ने चला जाता है। किसके घर, तुवर मिलिंद को जो है भटनी को उसके घर छोड़ने के लिए, अल्पत्र की पुत्री को उनके घर छोड़ने के लिए चला जाता है। वानभट्ट ने उपन्यास में कई स्थानों पर यह कहा है कि नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है। वानभट्ट ने अपने इस उपन्यास में वानभट्ट ने कई जगह क्या कहा है, नारी शरीर देव मंदिर की भांति क्या है, पवित्र है। अब ये मैं बता रहा हूँ, ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्यारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कुलसित नहीं होती और चरित्रहीनों के बीच वास करने से सरस्वती कलंकित नहीं होती, सरस्वती कलंकित नहीं होती। स्यारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कुलसित नहीं होती और चरित्रहीनों के बीच वास करने से सरस्वती कलंकित नहीं होती, सरस्वती कलंकित नहीं होती। वानभट्ट कहते हैं, वानभट्ट स्वयं ब्राह्मण था तथा कहता है कि और ब्राह्मण पर तुम्हारा क्रोध व्यर्थ है, वह न भिखारी होता है न महासंधि विग्रह, वह धर्म का व्यवस्थापक होता है। द्विवेदी जी ने तत्कालीन वातावरण प्रस्तुत करने के लिए सांस्कृतिक भाषा का प्रयोग किया है। जैसे उपन्यास के प्रारंभ में लिखा गया है, अर्थ वानभट्ट की अर्थ तथा लिख्यते। संपूर्ण उपन्यास कितने उच्छ्वासों में, 20 उच्छ्वासों में विभक्त है। ये उपन्यास जो है, संपूर्ण उपन्यास 20 उच्छ्वासों में विभक्त किया गया यानी बटा हुआ है। इसका भाषा शिल्प जो है, विशेषणों की प्रचुरता है, घटनाओं का बिगड़ा क्रम है। अतः यूँ कहे कि यह कथा द्विवेदी जी ने डायरी शैली में लिखे हैं। डायरी शैली में घटनाओं का क्रम ऊपर नीचे हो जाता है, क्रम से बात नहीं लिखी होती है। इसका जो है चित्रात्मक भाषा है, लंबे लंबे पदबंध हैं इस उपन्यास में, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है, सांस्कृतिक निष्ठ भाषा है, अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया है। अब मैं इस उपन्यास को शॉर्ट तरीका से बताने की कोशिश किया हूँ एग्जाम की दृष्टिकोण से। आप लोग मूल टेक्स्ट को भी पढ़ने की कोशिश करें।